गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी चर्चा एडजेक्टिव की चल रही है और एडजेक्टिव में जस्ट हम लोगों ने कंक्लूड किया था पिछले वीडियोज़ में। एडजेक्टिव के काइंड्स की बात हुई थी और ये बताया गया था कि एडजेक्टिव के 8 काइंड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इनकी सबकी चर्चा की जा चुकी है। अब आज जो हमारी चर्चा होनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और इस पर हमेशा सवाल पूछा जाता है। कोई ना कोई सवाल एडजेक्टिव से रहता ही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया एडजेक्टिव का, पहले जैसे ओसीएम सीरीज की बात की गई थी, उसके बाद में सम और एनी की बात की गई थी, और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जहाँ पर मार्क किया गया है और स्ट्रेस दिया गया है कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है तो वहीं पर आपको अलर्ट होके और उसको पूरी तरह से समझना है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं। देयरफॉर फिर से एक बार मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, इट इज़ माई अर्नेस्ट advice to all of you to be very careful, to be very attentive, और इसको ध्यान से आप लोग समझिए। ये टॉपिक यूसेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव और उनका प्रयोग कैसे होता है। और ये अक्सर पेयर में या 2-3 की बात होती है एक साथ, और वो एक जैसे लगते हैं लगभग, तो उनमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, वेरी थीन डिफरेंस होता है, उसको आपको समझना है। तो फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक एडजेक्टिव है फर्दर और इसके साथ पेयर में आता है फार्दर। देखिए, फर्दर है और ये फार्दर है, ये दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशन देता है, उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग होता है। अब इसमें फर्दर का क्या मतलब होता है? फर्दर का मतलब होता है आगे या इन एडिशन। इन एडिशन मतलब कुछ कहा गया, फिर उसके बाद में कोई बात कही गई, तो दैट इन दैट कंटेक्स्ट फर्दर इज यूज्ड। जैसे द राइटर डिस्क्राइब्स द scenic beauty of the place in his further writing he, अब वो कुछ लिख रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये फर्दर शब्द आया हुआ है।
इसका क्या मतलब हुआ कि राइटर डिस्क्राइब्स करता है सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, किसी प्लेस के सीनिक ब्यूटी, उसकी जो सुंदरता है बनावट की, या जो व्यू है वहाँ का लुक जो है उसके ब्यूटी की वो को डिस्क्राइब करता है। इन हिज फर्दर राइटिंग, अब ये राइटिंग जो है वो नाउन है। वर्ब का चौथा रूप नाउन के रूप में भी प्रयुक्त होता है जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का काम करता है, और इस तरह के रूप को जेरंड फॉर्म कहा जाता है। इनकी चर्चा होगी जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, जब वर्ब का डिस्कशन होगा तब। अभी आप मेरी बात मानते हुए ये जान लीजिए कि यहाँ पर राइटिंग जो है वो नाउन है। तो फर्दर राइटिंग, आगे के लेख में, आगे की बात जो लिखी जा रही है उसमें, तो ये फर्दर जो हुआ ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है इन एडिशन या आगे। आगे के सेंस में जब आपको प्रयोग इसमें से फर्दर और फार्दर में से सेलेक्ट करना है अगर आपको, तो आगे की बात, इन एडिशन की बात करनी होगी तो हम फर्दर का प्रयोग करेंगे। और फार्दर का प्रयोग कब करेंगे भाई? फार्दर, FARTHER, सिर्फ अंतर है यहाँ U होता है, यहाँ A होता है। U जब होगा तो वो आगे की बात करेगा, इन एडिशन की बात करेगा। A जब होगा तो ये क्या बतलाएगा? ये डिस्टेंस, दूरी की बात करता है। फार्दर का प्रयोग जब होगा तो ये दूरी की बात करता है। जैसे पटना इज फर्दर फ्रॉम कटिहार देन हाजीपुर। ये सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्या इनकरेक्ट है? क्या गलती हुई है इसमें? इसमें फर्दर दिया हुआ है, फर्दर का प्रयोग किया गया है, और हम कहना क्या चाहते हैं कि पटना जो है वो हाजीपुर की तुलना में कटिहार से ज़्यादा दूर है। मतलब हाजीपुर से जितनी दूरी पटना की है उससे ज़्यादा दूरी कटिहार से पटना की है। तो मतलब ये हुआ कि ये फर्दर हम का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारा इरादा क्या है, यहाँ हम चाहते क्या हैं? हम डिस्टेंस बताने की बात सोच रहे हैं, बट यहाँ हम यूज कर रहे हैं फर्दर की, जिसका मतलब होता है इन एडिशन या आगे। तो आगे वाले सेंस में हमको फार्दर का प्रयोग नहीं करना है, देयरफॉर ये गलत हो गया। सही क्या होगा? पटना इज फार्दर फ्रॉम कटिहार देन हाजीपुर। दिस विल बी ए करेक्ट सेंटेंस। यहाँ अब ये फार्दर दीजिएगा तो ये दूरी की बात बताएगा। नाउ एक दूसरा पेयर है, वो भी एडजेक्टिव है दोनों, और उस दोनों के भी डिफरेंस को आपको समझना है। वो है एल्डर और ओल्डर। इस दोनों का मतलब होता है एज में, उम्र में बड़ा। दोनों का मतलब होता है, एल्डर का मतलब भी बड़ा और ओल्डर का मतलब भी बड़ा उम्र में। दोनों की सेम मीनिंग है,
दोनों का मतलब है बड़ा उम्र में। बट डिफरेंस क्या होगा भाई? डिफरेंस ये होगा कि एल्डर is used to suggest higher age of the person related to another person by blood। मतलब क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ब्लड से रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशनशिप हो, ब्लड रिलेशनशिप का मतलब हुआ भाई हो, भतीजा हो, इस सेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम एल्डर शब्द का प्रयोग करेंगे। मतलब राम इज एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब क्या हुआ? किसी आदमी के 2 बेटों की बात कर रहे हैं तो उसमें राम को हम बता रहे हैं, इसी को ये क्वालिफाई कर रहा है, राम को ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। राम इज एल्डर, यहाँ पर हम एल्डर का प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस हमारा सही होगा क्योंकि ये दो बेटे हैं एक आदमी के। मतलब क्या हुआ कि उनके बीच ब्लड रिलेशनशिप है और ब्लड रिलेशनशिप को जब हमको एक्सप्रेस करना होगा और ज़्यादा उम्र उसमें से किसी एक को बताना होगा तो हम वहाँ पर एल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ओल्डर का प्रयोग कब करेंगे? वो भी उम्र में ज़्यादा बताने के लिए। वो बड़े उम्र की बात करता है, किसी के 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ज़्यादा उम्र का है तो वहाँ पर ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। एल्डर की तरह ही उस मामले में दोनों समान है, बट वहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वहाँ डिफरेंस हो जाएगा ओल्डर इज यूज्ड टू सजेस्ट हायर एज ऑफ one person than another when they are not related by blood। ब्लड का रिश्ता होगा, खून का रिश्ता होगा तो आप एल्डर की बात करेंगे ज़्यादा उम्र बताने के लिए। लेकिन अगर ब्लड का रिलेशनशिप नहीं है तो हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 चीज तो एक, जैसे हम कहें कि राम इज एल्डर of the 2 friends, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस है। और गलती क्या है इसमें? इसमें गलती एल्डर और ओल्डर में सिलेक्शन की गलती है। हम क्या बात बोल रहे हैं? 2 फ्रेंड्स, दे आर वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड। एक के बिना दूसरे को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, ये हो सकता है, बहुत क्लोज्ड हो सकते हैं वो दोनों। बट फ्रेंड की बात होगी तो दे आर नॉट रिलेटेड
विथ ईच अदर बाय ब्लड। तो क्या होगा यहाँ, जब ये ब्लड के द्वारा रिलेटेड नहीं है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, राम इज ओल्डर ऑफ दी टू फ्रेंड्स। खूब पूछा जाता है, इस पर सवाल खूब पूछा जाता है, थोड़ा और आगे पीछे जोड़ दिया जाता है, इसको लंबा कर दिया जाता है ताकि आप जो है सो खो जाएं, उसमें भटक जाएं। बट क्रक्स जो होता है वो यही होता है कि इल्डर की जगह ओल्डर का आपको प्रयोग करना है या ओल्डर की जगह आपको इल्डर का प्रयोग करना है। जब ब्लड रिलेशनशिप होगा तो आप इल्डर का प्रयोग कीजिएगा, और जब ब्लड रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप ओल्डर का प्रयोग कीजिएगा। इनके बारे में एक दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण बात है, वो आप समझ लीजिए। वो क्या है, इल्डर कैन बी यूज्ड ओनली to compare the age of living being। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। और दूसरी ओर ओल्डर का प्रयोग, ओल्डर कैन बी यूज्ड to compare the age of living as well as non-living being। ये दूसरा आपको सावधानी बरतनी है। इल्डर का प्रयोग जब करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के केस में आएगा। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इल्डर का प्रयोग करने के लिए ब्लड रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, और जब ब्लड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि वो लिविंग बीइंग की ही बात होगी। नॉन लिविंग के बीच में ब्लड रिलेशनशिप, टेबल और टेबल के बीच में ब्लड रिलेशनशिप नहीं होगा। अब ये नहीं सोचेंगे हम कि वो एक ही पेड़ में से निकला हुआ बना हुआ 4 टेबल है तो वो आपस में भाई भाई हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देयरफॉर आपको ये ध्यान रखना है कि इल्डर का प्रयोग करने के लिए लिविंग बीइंग का होना ज़रूरी है, जबकि ओल्डर का प्रयोग जो है वो लिविंग बीइंग के लिए भी हो सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। जैसे अभी इल्डर और ओल्डर में लिविंग बीइंग का आपको एग्जाम्पल बताया जा चुका था दोनों में, कि एक जगह फ्रेंड की बात की गई थी और एक जगह सन्स की बात की गई थी। तो लिविंग बीइंग के बारे में तो क्लियर है कि दोनों का प्रयोग होगा। उसमें इल्डर ब्लड रिलेशनशिप से जो कनेक्टेड होगा उसके साथ इल्डर का प्रयोग करना है, और जहाँ ब्लड रिलेशनशिप नहीं होगा वहाँ ओल्डर का प्रयोग करना है। अभी मैं कह रहा हूँ कि इल्डर के प्रयोग के लिए लिविंग बीइंग होना नितांत आवश्यक है, कंपल्सन है, बट ओल्डर के प्रयोग के लिए लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे दिस बिल्डिंग is older than that। ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब हम यहाँ 2 बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्डिंग ओल्डर है, ये एडजेक्टिव है, बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ओल्डर शब्द आया हुआ है और ये सेंटेंस हमारा सही भी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओल्डर के प्रयोग के लिए हम नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी
इसका प्रयोग करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। इसका प्रयोग लिविंग बीइंग के साथ तो होता ही है, नॉन लिविंग के साथ भी होगा, बट इल्डर का प्रयोग सिर्फ लिविंग में, और उस लिविंग में भी ब्लड रिलेशनशिप जब होगा तब हम इल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ये सवाल तो आपको जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो हर 4 कदम पर आपको मिलेगा, इससे सामना होगा आपका, इसलिए इनको तो आप जान लीजिए। ये 4 भाई हैं और बड़े खतरनाक हैं। वो हैं लेटर, ये एडजेक्टिव है। दूसरा एडजेक्टिव है लेटर। तीसरा एडजेक्टिव है लेटेस्ट, और चौथा है लास्ट। ये खूब मिलते हैं और इनमें कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए प्रेम से इनको ज़रा समझिए आप लोग। लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। मतलब क्या हुआ कि टाइम ये बताता है, बाद में कोई घटना बाद में घटित होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस लेटर देन अमेरिका। ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें ये लेटर आया हुआ है, मतलब भारत को आज़ादी मिली या भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की अमेरिका के बाद, मतलब अमेरिका में पहले स्वतंत्र, अमेरिका को पहले स्वतंत्रता मिली, फिर भारत को स्वतंत्रता मिली। तो यहाँ पर बाद में, अब आप परीक्षा में जाएंगे और क्या होगा, वहाँ आपका सामना हो जाएगा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस लेटर देन अमेरिका। यही सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है ये, और इसमें भी लेटर आया हुआ है। बट ये सेंटेंस क्या है? ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने लेटर का प्रयोग किया है, डबल टी वाला। एक में बस अंतर यह है कि इसमें डबल टी है, इसमें सिंगल टी है, यही डिफरेंस है। तो सिंगल टी लेट, लेट मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए मैं क्लू दे रहा हूँ। LATE, लेट का मतलब होता है देर से, समय के बाद। मैं लेट से स्कूल पहुंचा, क्या मतलब हुआ इसका? लेट से ऑफिस पहुंचा, क्या मतलब हुआ कि अगर ऑफिस का टाइम निर्धारित है 10 बजे, तो मैं 10 बजे के बाद पहुंचा, तब आप कहते हैं कि लेट से ऑफिस पहुंचा। तो लेट में आर लगा हुआ है, ये टाइम बताएगा, ठीक है। और ये डबल टी जब आ जाता है तो ये क्या करता है, उस लेटर का क्या मतलब होता है? LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला। ये ऑर्डर बताता है, ऑर्डर मतलब क्रम बताता है। जैसे हम कहें कि
राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दी लेटर इज ए डॉक्टर। बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये सेंटेंस गलत है। क्या गलती है? यहाँ पर लेटर का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब इसका हुआ कि राम और श्याम दोस्त हैं और बाद में डॉक्टर है। ये कोई सेंस नहीं बनता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि राम और श्याम दोस्त हैं और बाद वाला मीन्स ये श्याम जी क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो बाद वाला पोजीशन, ये पोजीशन बता रहा है, इनका पोजीशन पहला, इनका पोजीशन बाद वाला दूसरा, या बाद वाला पोजीशन। तो अब ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो इसको पहले मिटा लीजिए और इसमें क्या कीजिए, एक और टी मार दीजिए। देन दिस सेंटेंस विल बी ए करेक्ट सेंटेंस। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हैं। द लेटर इज ए डॉक्टर, ये लेटर क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन श्याम को। बाद वाला मतलब इस दोनों में जो बाद वाला है वो डॉक्टर है। तो आपने इसके डिफरेंस को समझ लिया, लेटर और लेटर के डिफरेंस को। सिंगल टी लेट, देरी से, समय के बाद। लेटर पोजीशन, बाद वाला। उसके बाद नेक्स्ट है लेटेस्ट। इसको भी समझिए, ये इन पर प्रश्न आता ही आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको समझिए। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है लास्ट अप टिल नाउ। लास्ट अप टिल नाउ मतलब अब तक का अंतिम। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? अब तक का अंतिम। मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट लास्ट। लास्ट जब कहेंगे हम तो उसका मतलब होगा कि नो फर्दर, आगे कुछ नहीं, मतलब फुल स्टॉप। और लेटेस्ट जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है, क्या सेंस होता है उसका? इसका मतलब होता है कि अब तक का अंतिम, मतलब आगे आ सकता है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको लेटेस्ट और लास्ट में समझना होगा। लेटेस्ट का मतलब लास्ट अप टिल नाउ, मतलब अभी तक का अंतिम। हमेशा का अंतिम नहीं, अभी तक का अंतिम, ये ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। ये दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सितंबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर में फिर आएगा, नवंबर में फिर आएगा, आगे फिर वो आएगा, बट ये अब तक का अंतिम। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। और गलती इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा जोल्ट दे रहा हूँ। जो बातें बताई जा चुकी हैं उससे रिलेटेड इसमें गलती है। और जो लोग इस गलती को पकड़ लेंगे तो दे मस्ट बी
कंसीडर टू बी वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, सीरियस स्टूडेंट्स। ये गलत है सेंटेंस। ये लेटेस्ट के कारण, लेटेस्ट ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, बट ये दिस भी ठीक है। और लेटेस्ट आया है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है, द आया है, ये भी ठीक है। अब तो बहुत करीब हम लोग पहुंच गए कि कहाँ पर गलती है, इसको ढूंढा जाए। ये गलती है यहाँ पर। क्या है भाई? ये पेपर मैगजीन का नाम है, और आर्टिकल में आप लोगों को बताया गया था कि पेपर और मैगजीन्स के नाम के पहले भैया द दीजिएगा। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नहीं किया जाता है अगर उसमें 2 डेज या कोई जो है सो टाइम दिया हुआ हो तो नहीं किया जाता है, अदरवाइज वो किया जाता है। तो क्या गलती हुई थी यहाँ पर? यहाँ हम द का प्रयोग हमको करना चाहिए था। ओके, इस तरह का प्रश्न मैं आप लोगों को बीच बीच में देते रहूँगा और उसको आप करने का प्रयास कीजिए। इससे वो एक थर्मामीटर होगा, आप चेक कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है आप में। एनीवे, लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स अभी तक का अंतिम, और लास्ट एक बचा। ये मतलब क्या हुआ? लास्ट का मतलब हुआ अंतिम, मतलब फुल स्टॉप, मतलब नो मोर। अगर हम कहें कि दिस इज द लास्ट एडिशन ऑफ, दिस इज नहीं, दिस वाज कर दीजिए, वाज द लास्ट एडिशन ऑफ द 5 years प्लान। अब आपको पता है कि भारत में 5 years प्लान जो है सो चलाया गया था, लेकिन आज के डेट में 5 years प्लान हैज़ बीन एबोलिश्ड, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो अंतिम 5 year प्लान आया, दैट वाज, वहाँ पर हम बताएंगे कि लास्ट एडिशन, इसके बाद नहीं। अगर हम कहें कि लास्ट एडिशन ऑफ द मैगजीन, ये कब हम कहेंगे? ये हम तब कहेंगे जब उस मैगजीन का कोई अगला संस्करण, अगला उसका एडिशन नहीं आने वाला है, उसके बाद में वो मैगजीन बंद हो जाएगी। क्लोज्ड फॉर एवर, द एंड, फुल स्टॉप, नो मोर अहेड। आगे कहीं कोई संभावना उसके आने की नहीं हो। जब ये सेंस होगा तो आपको लास्ट का प्रयोग करना है। लेटेस्ट का प्रयोग करना है तब जब सेंस होगा अंतिम, अब तक का अंतिम। नाउ एक और ग्रुप है, इस पर भी सवाल आता है, उस पर भी ध्यान देना है। वो है मेनी। इसके बारे में आप जान चुके हैं। मेनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट नंबर है, बट ये ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ। मेनी ए और ए ग्रेट मेनी, ये 3 भाई हैं और तीनों जो है वो गूगली के रूप में, आपको जो परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ज़रा सावधानी से बैटिंग करना है इस बॉल पर। मेनी को अब देखिए आप, मेनी के बारे में आप क्या जानते हैं? मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस
प्लुरल वर्ब, जहां भी मेनी आएगा ये इक्वेशन बनाएगा। ये आएगा तो किसी प्लुरल काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करेगा और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहें कि मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट लेबोरियस, ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहां पर क्या है, इक्वेशन मेनी आया है, ये प्लुरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स आया है और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, दिस इज करेक्ट। लेकिन मेनी ए के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। वहां पर कहा गया था कि मेनी ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल, ये पहले भी बताया जा चुका है, प्लस सिंगुलर वर्ब। क्यों? वो बताया जा चुका था कि चूंकि हमको यहाँ नाउन जो दे रहे हैं वो ए के जस्ट बगल में दे रहे हैं। ए इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसका प्रयोग आप जानते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो इसलिए मेनी ए के साथ आपको सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब देना है। अगर दिया जाए सेंटेंस आपकी परीक्षा में कि मेनी ए स्टूडेंट्स आर नॉट लेबोरियस, तो भैया ये सेंटेंस गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि मेनी को आपने देखा और ये समझ लिया कि भैया मेनी आया हुआ है, देयरफॉर बहुत की बात कर रहा है, देयरफॉर हमको प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब दिया गया है तो गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट द प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम ये है, ये ए के साथ आया हुआ है मेनी ए, और जब मेनी ए आएगा तो ए के बगल में हमको नाउन देना है, देयरफॉर वो नाउन सिंगुलर होगा और देयरफॉर वर्ब भी सिंगुलर होगा। सही क्या होगा? मेनी ए स्टूडेंट इज नॉट लेबोरियस, ये तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अब ये इस ग्रुप में से एक दूसरे के साथ मिक्स करके मिक्सअप करके प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ए ग्रेट मेनी, इनकी क्या कहानी है भाई? बहुत आसान कहानी है, बहुत कुछ इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए ग्रेट मेनी प्लस क्या होगा, आप ही लोग बताइए हमको। यस, ये प्लुरल नाउन होगा और तब वर्ब भी इसका क्या होगा, वो प्लुरल होगा। क्यों? इसलिए कि ए यहां आया हुआ है और हम जो नाउन का प्रयोग कर रहे हैं वो मेनी के बाद में करने जा रहे हैं। और मेनी के लिए आपको पहले बताया जा चुका है कि मेनी जब भी आएगा, जहां भी आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब लेके आएगा। तो हम मेनी ए में ए के बगल में नाउन लगा रहे थे, इसलिए वो लाजमी था, बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी था कि हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करें। बट ए ग्रेट मेनी में ए का स्थान बदल गया हुआ है, वो यहाँ आ गया और हम जो नाउन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो मेनी के बगल में करने जा रहे हैं। देयरफॉर मेनी के बगल में जब भी नाउन आएगा, जब भी आएगा, रिपीट, जब भी आएगा मेनी के बगल में नाउन, तो दैट नाउन मस्ट बी ए काउंटेबल नाउन एंड ए प्लुरल नाउन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा, हैव गॉट 60% मार्क्स। तो ये बातें हुई जो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, और इन पर भाई फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग स्पेशल इस पर कंसंट्रेट होकर के, स्पेशली पर्टिकुलरली इनके बारे में कंसंट्रेट होकर के इनको दिमाग में बैठा के रखिए। रटना नहीं है किसी चीज़ को, बट इनको दिमाग में बैठा के रखना है। आपको क्लू भी बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है, और विथ रीजन आपको सारे चीज़ को एक्सप्लेन, हर जगह एक्सप्लेनेशन उसका नहीं मिलता है, वो आपको दिया जा रहा है। बट आपको पेशेंटली सारा चीज़ को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और उसको बार बार समझना पड़ेगा। और अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए कि आपको फ़ायदा हो सकता है इससे, और बार बार इसको देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।